जय हिंद दोस्तों। आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग सभी विषयों के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो अति महत्वपूर्ण हैं और सभी इस एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं। डियर फ्रेंड्स, आप लोग इस क्वेश्चन को देखोगे तो आप लोगों को खुद पता चलेगा कि ये कितने अति महत्वपूर्ण हैं और आगामी दिनों में इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट, अत्यंत शुष्क मौसम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं जहाँ से और सारे क्वेश्चन बन सकते हैं जो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि अत्यंत शुष्क मौसम की ओर इंगित करता है, जबकि इसके पाठ्यांक का अचानक गिरना आंधी या तूफान का संकेत तथा धीरे धीरे गिरना वर्षा होने की संभावना को व्यक्त करता है। जबकि बैरोमीटर में पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो मौसम साफ रहने की संभावना होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सारे के सारे पॉइंट हैं और यहीं से क्वेश्चन मिलते हैं। उल्लेखनीय है कि बैरोमीटर या वायु दाब मापी के माध्यम से वायुमंडलीय दबाव को मापा जाता है। इसका आविष्कार इवान जेलिस्टा ने वर्ष 1644 ईस्वी में किया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसने किया था, ये भी याद रखिएगा। कब किया था? 1644 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अपना अपना आंसर सेलेक्ट करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। मानव कान का श्रव्य आवृत्ति परिसर है। मानव कौन सा आवृत्ति सुन सकता है, ये क्वेश्चन यही है। तो आप लोग अपना आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक मानव क्या कर सकता है, सुन सकता है। और इसको श्रव्य ध्वनि कहते हैं। और इसके ऊपर से जो 20,000 से ऊपर का हर्ट्ज होता है उसे मानव नहीं सुन सकता है, उसे प्रश्रव्य कहते हैं। और 20,000 से नीचे के ध्वनि को, चलो इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की तरंग को श्रव्य ध्वनि तरंग कहा जाता है, जिसे मानव कान सुनने में सक्षम है। 20 हर्ट्ज से कम की तरंगे अपश्रव्य तथा 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनिक तरंगों को पराश्रव्य तरंगे कहा जाता है, जिसे मानव सुन नहीं सकता है। तो पराश्रव्य ध्वनियाँ कौन कौन सुन सकता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। जैसे कि चमगादड़ सुन सकता है, कुत्ता सुन सकता है, बिल्ली सुन सकते हैं, ये सारे सुन सकते हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है पराश्रव्य ध्वनि कौन कौन सुन सकते हैं। तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा एक और नाम जो पराश्रव्य ध्वनि सुन सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और डियर फ्रेंड्स, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो इसी तरह के वीडियो को डेली रिवीजन के लिए। देख लेते हैं। बिल्ली के सुनने की आवृत्ति विस्तार होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, 45 हर्ट्ज से 64 किलो हर्ट्ज। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। बिल्ली के सुनने की आवृत्ति का विस्तार 45 हर्ट्ज से 64 किलो हर्ट्ज तक होता है। उल्लेखनीय है कि ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग या अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग होती हैं। मनुष्य द्वारा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की यांत्रिक तरंगों को सुना जा सकता है। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगों को पराश्रव्य तरंगे कहा जाता है। मनुष्य के कान इसे नहीं सुन सकता है, परंतु कुछ जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि इसे सुन सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नाभिकीय विखंडन किसके संघात के कारण होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि आप लोगों को यह क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, आप लोगों को कितने क्वेश्चन आ रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, न्यूट्रॉन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है न्यूट्रॉन। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं इसके बारे में डिटेल में जो क्वेश्चन और बन सकते हैं यहाँ से।
नाभिकीय विखंडन मंद गति के न्यूट्रॉन के संघात के कारण होता है। इसमें जब किसी भारी नाभिकीय जैसे यूरेनियम पर न्यूट्रॉनों की बमबारी कराई जाती है तो यह लगभग समान आकार के दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है तथा बहुत अधिक ऊर्जा एवं 3 नए न्यूट्रॉन मुक्त हो जाते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये उत्सर्जित न्यूट्रॉन यूरेनियम के अन्य नाभिकों में विखंडित हो करते हैं और इस प्रकार नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला बन जाती है और अत्यधिक ऊर्जा मुक्त होती है। तो किस प्रकार मुक्त होती है ऊर्जा, ये आप लोग जान गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 5 हो जाएगा। देख लेते हैं। ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है पक्षियों का, कैंसर का, स्तनपायी का, मिट्टी का। तो राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, कैंसर का अध्ययन किया जाता है ऑन्कोलॉजी में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट जहाँ से और सारे अध्ययन पूछे जा सकते हैं। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी में की जाती है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अगर ये पक्षियों का अध्ययन पूछा जाए तो ऑर्निथोलॉजी में किया जाता है। कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी में किया जाता है और स्तनपायी का अध्ययन मैमोलॉजी में की जाती है, मैमोलॉजी में। और मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी में की जाती है। हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी में की जाती है। झाड़ियों का अध्ययन डेंट्रोलॉजी में की जाती है और रक्त का अध्ययन हीमेटोलॉजी या रक्त विज्ञान में की जाती है। तो आप देख सकते हैं सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार में गंगा की प्रमुख सहायक नदियां कौन सी हैं? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कौन सी हैं। आप लोग अगर नदियों वाला देखे होंगे वीडियो तो आप लोगों को आराम से ये क्वेश्चन कर जाएंगे। पहला है ऑप्शन गंडक एवं बागमती नदी, दूसरे में कोसी, काली एवं सेन नदी, तीसरे में यमुना, घाघरा एवं रामगंगा नदी, चौथे में गोमती, बूही एवं महानंदा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। तो इसी में से फर्स्ट और ये सेकंड में राइट आंसर है, बाकी तो देख लेंगे हम इसके बारे में डिटेल में। तो राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं आप लोग कि कौन कौन सी नदियाँ इनकी सहायक नदियाँ हैं। बिहार में गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ गंडक, बागमती, कोसी, काली तथा सेन है। बिहार के पटना जिले में गंगा नदी की लंबाई सबसे ज़्यादा है। यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है जो प्रयागराज के संगम में मिलती है। गंगा की सहायक नदियाँ, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है गंगा की सहायक नदियाँ देख लेते हैं जो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है और इसको याद रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो बाएं से जो नदियाँ मिलती हैं गंगा में वो देख लेते हैं। गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा, रामगंगा और गारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और बाएं से जो मिलती हैं यमुना, सोन, पुनपुन, फल्गु, चंदन, अजय, दामोदर, रूपनारायण, तमसा, टोन्स, जिसे टोन्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारे के सारे बाएं दाएं से ये नदियाँ गंगा की सहायक नदियाँ हैं और इसमें मिलती हैं, तो आप लोग याद रखेंगे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ए पॉइंट सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन, बी पॉइंट काम का अधिकार, राइट टू वर्क, और सी पॉइंट शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, और डी पॉइंट मकान का अधिकार, राइट टू होम हाउसिंग। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है,
आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन बार बार देखने को मिलते हैं। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं, जहाँ से और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया। संविधान में अनुच्छेद 21 को अंतः स्थापित कर यह व्यवस्था की गई कि राज्य 6 से 14 वर्ष के आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य विधि द्वारा आधार और करें निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कराया जाएगा, यह बताया गया है। और उपरोक्त प्रावधानों को परिपालन हेतु निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक 2009 को संसद ने 4 अगस्त 2009 को मंजूरी प्रदान करने के पश्चात 1 अप्रैल 2010 से लागू किया। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कब लागू किया गया, कब पारित किया गया, और ये सारे के सारे फैक्ट आप लोग याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ए पॉइंट, अनुच्छेद 19। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं, जो आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। भारतीय संविधान में प्रेस के लिए स्वतंत्रता का उल्लेख अलग से नहीं किया गया है, अलग से नहीं किया गया है, बल्कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में अनुच्छेद 19 आई क के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता भी समाहित है। अनुच्छेद 21 का संबंध जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संरक्षण से तथा अनुच्छेद 22 का संबंध कुछ मामलों में गिरफ्तारी तथा निरोध के संरक्षण से है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 19, 21, 22 सारे के सारे इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद देख लेते हैं। ये बोनस पॉइंट है जो आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 40 में। समान नागरिक संहिता का उल्लेख अनुच्छेद 44 में। कृषि एवं पशुपालन का उल्लेख अनुच्छेद 48 में। और न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का पृथक्करण तो 50 में। और अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास किस अनुच्छेद में? तो 51 में। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पहला तो जो 40 अनुच्छेद है वो तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग रट लीजिएगा। और क्वेश्चन 48 अनुच्छेद 48 भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो क्वेश्चन देख लेते हैं अभी। नेक्स्ट, भारत में सर्वोच्च साक्षरता दर 2011 जनगणना जिस राज्य में है वह है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 2011 जनगणना के अनुसार देखेंगे जिस राज्य में है वो कौन सा राज्य है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, इम्पॉर्टेंट है। सॉरी, ये भारत वाला पूछा है तो ये हो जाएगा। ये देख लेते हैं, भारत में सर्वोच्च साक्षरता दर 2011 जनगणना किस राज्य में है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, सबसे अधिक केरल में है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और चलिए इसके बारे में देख लेते हैं और भी जो राज्य हैं। तो जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता केरल 94% है। अन्य राज्यों की साक्षरता दर देख लेते हैं। दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र 82.3%। गोवा है 88.88
7% और पश्चिम बंगाल है आपका 76.3%। तो इसके हिसाब से केरल पहले पर और गोवा दूसरे पर, महाराष्ट्र तीसरे पर और पश्चिम बंगाल तीसरे पर हो जाएगा, चौथे पर, सॉरी दोस्तों। तो आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पहला पहला ही पूछा जाता है तो केरल ही याद रखिएगा, ज़्यादा इतना डीप में नहीं पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था लगभग। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा 20.31%। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या 31.16%, ग्रामीण जनसंख्या 68.84% है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के राज्यों में से निम्न साक्षरता दर 2011 जनगणना की दृष्टि से बिहार का स्थान है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कौन सा है, आप लोग अपना राइट आंसर चुन लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट प्रथम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। भारत में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों में निम्नतम साक्षरता दर की दृष्टि से बिहार 61.8 का स्थान प्रथम है, जबकि सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य केरल है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्लोब पर विषुवत की स्थिति कब पाई जाती है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ग्लोब पर विषुवत की स्थिति कब पाई जाती है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा B.21 मार्च एवं 23 सितंबर। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलेगा। ग्लोब पर विषुवत की स्थिति 21 मार्च एवं 23 सितंबर को देखी जाती है। 21 मार्च व 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वह स्थितियां जिसमें दोनों गोलार्धों में दिन और रात की अवधि समान होती है विषुवत के नाम से जाना जाता है। 21 मार्च वाले विषुवत को बसंत विषुवत तथा 23 सितंबर वाले विषुवत को सीसर विषुवत कहा जाता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ देगा सीसर विषुवत किसे कहा जाता है। तो 21 सितंबर को। चलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं डियर फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। मालाबार तट किसके बीच में स्थित है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट गोवा एवं कन्याकुमारी। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। मालाबार तट पश्चिम तटीय मैदान का हिस्सा है। उत्तर में गुजरात तट से दक्षिण में केरल तट फैले पश्चिम तटीय मैदान को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जाता है। गुजरात का कच्छ अथवा काठियावाड़ तट, महाराष्ट्र का कोकण तट और गोवा तट, कर्नाटक का तथा केरल का मालाबार तट मैंगलोर से कन्याकुमारी तक विस्तृत है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, तटों के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट बांग्लादेश। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं।
भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। भारत सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश से साझा करता है, जिसमें 5 भारतीय राज्यों असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा एवं मेघालय की कुल लंबाई जो साझा करता है वो 4,096.7 किलोमीटर सीमा सम्मिलित है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कौन कौन से राज्य हैं वो भी याद रखिएगा। कितने राज्य हैं? 5, ये याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग इसका राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, रॉबर्ट क्लाइव। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं, जो आप लोगों के एग्जाम के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में की थी। इसके अंतर्गत कंपनी दीवानी और निजामत के कार्यों का निष्पादन कर भारतीयों के माध्यम से करती थी, लेकिन वास्तविक शक्ति कंपनियों के पास थी। क्लाइव समझता था कि समस्त शक्ति कंपनी के पास है तथा नवाब के पास सत्ता की केवल छाया मात्र है। क्लाइव ने प्रवर समिति को लिखा था, यह नाम, यह छाया आवश्यक है तथा उसे इसको स्वीकार करना चाहिए। द्वैध शासन के जनक लियो कार्टिस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। द्वैध शासन के जनक कौन थे? तो लियो कार्टिस थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसका राइट आंसर जरूर जान रहे होंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, विशाखा दत्त। इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड्स, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद ही कर लेना। तो देख लेते हैं, विशाखा दत्त ने मुद्रा राक्षस व देवी चंद्रगुप्तम नामक नाटक लिखे हैं। कुमार संभव महाकाव्य की रचना कालिदास ने की है। बालभट्ट ने अष्ट हृदयम नामक आयुर्वेद ग्रंथ की रचना किया है। बृहद संहिता पुस्तक के लेखक वराहम मिहिर हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अमर सिंह के अमरकोश ग्रंथ में 12 प्रकार के भूमि का वर्णन मिलता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे और सेलेक्टिव क्वेश्चन है जो आगामी एग्जामों में पूछे जाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आप लोग अगर चैनल पर नए हो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा और अच्छे से रिवीजन करते रहिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।